बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जनाब अहमद अदनान तारक फैसलाबाद के वो नामवर अदीब, शायर और राइटर हैं जिन्होंने इस साल पाकिस्तान के मुकाबले के सबसे बड़े जो थे कंपटीशन था एक नावल का और कहानियों का, उसमें पहली पोजीशन हासिल की और यूपीएल का अवार्ड हासिल किया जो आपके सामने है। और ये उनकी किताब कहानियों वाला कलम पर उन्हें मिला है। कहानियों वाला कलम आप देख रहे हैं के हाथ में, अहमद अदनान तारक साहब, ये यूपीएल का अवार्ड 2020 2020। यकीनन ये शहर फैसलाबाद का एक बहुत बड़ा एजाज़ है, बहुत बड़ा अवार्ड है। हम जनाब अहमद अदनान तारक साहब को इस अवार्ड मिलने पर मुबारकबाद पेश करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये कितनी सालों की मेहनत के बाद ये आपको आखिर मिला अवार्ड और इस पर आप क्या फील कर रहे हैं। जी सर। सर फील मैं तो आप ऐसा समझे जैसे सोन हो गया था। फील फील तो मैं कुछ कर ही नहीं रहा था। वाह वाह वाह। आपको मैं बताता हूँ कि जिस दिन ये डेट आई ना जी, 8 अगस्त थी डेट जी। तो 8 अगस्त वाले दिन सुबह टाइम का नहीं पता था कि कब अनाउंस होना है। तो सुबह 8 बजे से लेके मैंने टेलीफोन बंद ही नहीं किया। अच्छा। मतलब जब वो टिकिंग हो रही थी कि जी इतने मिनट रह गए, इतने रह गए, फिर वो दोबारा आ जाता था, तो मैं वो टेलीफोन बंद ही नहीं कर सकता था कि कब इसकी अनाउंसमेंट होनी। तो सुबह 8 बजे से मैंने इंतजार किया कोई रात 10 बजे तक। जी। 10 बजे कहीं जाके अनाउंसमेंट जी। हुई और उसमें फिर ये था कि मतलब यानी जो कैटेगरी वाइज जो है वो आ रहे थे। जब ये आने वाला टाइम हुआ तो वो लाइट चलेगी, उससे नेट चला गया नेट चला गया। उसके बाद मतलब फिर ये दुआ मांगनी शुरू की कि यार जल्दी अल्लाह मियाँ लाइट आ जाए, चले नेट जो है वो चले। तो मतलब इस तरह जैसे किसी बच्चे ने अपना पहला साइकिल खरीदना है, तो बेसिकली मेरी उससे भी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि एक लाइफ अचीविंग अवार्ड और एक ऐसा अवार्ड जो आपका हमेशा से मेरी ख्वाहिश थी। आपसे भी रियाज भाई मैंने कई दफ़ा डिस्कस किया था कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि ये सबसे पॉपुलर अवार्ड है पाकिस्तान में, तो चले मैं इसको अगर विन कर सकूँ तो मैं समझूंगा कि जितनी मेहनत मैंने की पिछले सालों में उसका अल्लाह ताला ने मुझे अजर दिया। बहुत बड़ा अजर है जी, बहुत बड़ा। यकीनन वाकई इंसान की यही कैफियत होती है कि ये अवार्ड जो है उसके ऐलान तक जैसे आपने बताया पूरी बेताबी। इन कहानियों वाला कलम जो है ये किताब के बारे में बताइए, नेशनल फाउंडेशन ने शाया की है। इसमें कितनी कहानियां हैं और इन कहानियों के टॉपिक्स क्या हैं? इसमें 50 कहानियाँ। जी जी। तो अगले दिन एक पब्लिशर उन्होंने मुझे कॉल करके पूछा कि जी आप लेफ्टी हैं या राइटी हैं। ठीक है जी, तो मतलब उनका मैं समझ गया। मैंने कहा जी मैं पहले लेफ्टी हूँ बाद में राइटी हूँ। कहते इसका क्या मतलब? मैंने कहा जी ये है कि मैं परियों बोनों की कहानियाँ लिखता हूँ, बच्चों को साथ लेके चलता हूँ, उनको एक ऐसी फेरी लैंड में मैं ले जाता हूँ जिसमें फूल हैं, तितलियाँ हैं, टेंशन कोई नहीं, चॉकलेट्स हैं, कलर पेंसिल्स हैं। ठीक है जी, जो बच्चों की असल डोमेन होनी चाहिए। तो उसके बाद खामोशी से जब वो एक लेफ़्ट के जो हमारा यहाँ प्रोपेगेंडा होता है कि ये कोई लेफ़्ट की दुनिया है, हालांकि बच्चों में तो कोई लेफ़्ट राइट है नहीं, तो बच्चों की तो एक फैंटेसी वर्ल्ड है। तो अगर ये लेफ़्ट पे भी है, कई हमारे आपको पता है मैगजीन ऐसे छप रहे हैं जिनमें बच्चों के चेहरे भी नहीं दिखाते। हाँ जी हाँ तो जी। आखिर में मैंने कहा जी फिर मैं राइट पे चले जाता हूँ। कहते वो कैसे? मैंने कहा मैं मॉरल लेसन मैंने ऐसा देना होता है जिससे हकूक़ुल इबाद जो हैं या एथिकली मतलब जो है ना बच्चे बड़े होके उनको कोई अच्छी आदत डेवलप हो। तो यही मेरा मैं समझता हूँ कि एक सदका जारिया है। अगर कोई बच्चा इंसानियत की खिदमत करता है या मुआशरे की कल को खिदमत करेगा तो मैं समझता हूँ अल्लाह ज़्यादा खुश होता है। तो उससे अल्लाह खुश होगा तो हो सकता है उसकी दुआओं से कोई अल्लाह ताला मेरा भी। तो दैट इज़ इट। मैं इसी तरह का लिखता हूँ छोटे बच्चों के लिए जो भी मेरे जहन में आता है, और उसके आखिर में अनकॉन्शियसली मैंने बच्चे को ज़िंदगी गुजारने का कोई ना कोई तरीका देना होता है। इस किताब को लिखने में कितना अर्सा लगा? ये बहुत जल्दी लिखा है जी। बहुत जल्दी। हाँ, ये क्योंकि एक टॉपिक एक थीम था मेरे लिए कि मैंने छोटी कहानियाँ लिखनी है। तो अगर मैंने आपको बताया तो आप हैरान रह जाएंगे। मैं विद इन 8 to 10 डेज मैंने लिख ली थी ये 50 माशाल्लाह। स्टोरीज। वाह वाह। हाँ जी। इनमें से कोई कहानी ऐसी भी हैं जो कौमी अखबारात और रसायल में शाया हुई थी? ये छपती रहती हैं छपती बेसिकली। रहती? हाँ जी, क्योंकि फिर वो ये होता है कि हर मैगज़ीन की या न्यूज़पेपर जो उनके बच्चों के सफ़े हैं वो उनकी ऑडियंस डिफरेंट है। तो कोशिश यही होती है कि ये जहाँ तक छपे हैं मतलब वो हर तालिम तरबियत की ऑडियंस अपनी है, नौने हाल के अब बच्चे इस लेवल पे नहीं है कि मतलब 20-20 साल वो ये तो क्रिटिक्स हैं। मतलब आप कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, जिन्होंने कोई क्रिटिकली देखना है कोई चीज़। तो बच्चे तो कोई एक मैगज़ीन खरीदते हैं। तो ज़रा मैं चाहता हूँ कि सारी तरफ ये स्टोरीज जो हैं अगर अच्छी हैं तो सब तक पहुँचनी चाहिए।
74 में आपने लिखने का आगाज़ किया, 1974 में? 74। उस वक्त आपकी उम्र 10 साल थी? 10 साल। माशाल्लाह। और फिर आपने बताया कि 14 साल की उम्र में आपने इंशाइया लिखा जो तालीम और तरबियत में जी शाया जी, हुआ। हाँ जी हाँ जी। खालिद भाई ये थोड़ी सी तकलीफ कीजिए, ये मुझे दे दें। ये दिखाएं, हाँ जी, तालीम और तरबियत। हाँ जी, ये तालीम तरबियत है जी, 1978 का। वाह वाह। तो इससे पहले तो छोटी छोटी कहानियाँ मेरी शाया होती थी, लेकिन इसमें बड़ा अल्लाह करम है। एक तो मेरे जो मेंटोर हैं जिनको मैं समझता हूँ कि जी वो मेरे उस्ताद भी, उनको देख के मैंने तो ये लिस्ट उनकी देख लें, ये मेरे लिए इतनी बड़ी एजाज़ की बात है कि मोहम्मद यूनुस असरत मरहूम साहब के साथ मेरा नाम है इस लिस्ट में। माशाल्लाह, वाह। तो अपने उस्ताद के साथ मतलब जो आना एक लिस्ट में, ये मेरे लिए बड़ी ज़बरदस्त बात थी। तो आज तक मैंने ये संभाल के रखा हुआ है। और इसमें एक नई जेद थी जो मैं आज भी हैरान होता हूँ इसकी वर्डिंग देख के। मैं आई वॉज 14 ओनली, 14 साल का था जब ये मैंने इंशाइया लिखा था कुत्ते के नाम से। तो मैं समझता हूँ कि जितनी इन्फॉर्मेशन इसमें सरफेस की गई, मैं हैरान हूँ। पता नहीं मैं पीछे की तरफ चला गया, शायद मैं आज इस तरह का ना लिख सकूँ जितना मैंने 14 साल की उम्र में लिखा। वाह वाह वाह। 14 साल की उम्र में उस वक्त आपने बहुत आगे की बातें लिखी। जी सर। माशा, दरमियान में कोई गैप भी आया था, आपने बताया कि दरमियान में कोई गैप गैप तो मिडिल क्लास सारी का डिलेमा है। आपको पता है कि हमारी कौन सी चॉइस होती है। मेरे मदर डबल एम में थी, बट शी वॉज हेड मिस्ट्रेस, शी वॉज वर्किंग लेडी। मेरे फादर जो हैं वो एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर रहे, ही वॉज ऑल्सो एम इंग्लिश। तो लेकिन ये है कि थोड़ा सा अबव मिडिल क्लास था फैमिली। तो बेसिकली तो मिडिल क्लास में जो आपका बड़ा बच्चा होता है, तो उसने तो उसका तो कोई क्राइटेरिया नहीं। आई वॉज वेरी गुड इन इंग्लिश फ्लुएंसी, इंग्लिश स्पीकिंग, आई हैड जनरल नॉलेज बियॉन्ड माई कोलीग्स, पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी थी, स्पीकिंग पावर थी। लेकिन यह कि कभी इस तरह का कोई मौका ही नहीं आया ज़िंदगी में जब जिम्मेदारियों से कोई पीछे हो बंदा और अपने लिए सोचे। तो अब ये टाइम 20 का था जब मैंने ये पुलिस की नौकरी ज्वाइन की। बहुत जल्दी जल्दी मैंने सारा कुछ किया। आई वॉज नॉट येट 24 माशाल्लाह। जब मैंने एमए इंग्लिश कर लिया था और एलएलबी कर लिया था। वाह वाह वाह। पौने 24 साल का मैंने एमए एलएलबी किया। बहुत अच्छे। तो 20 साल की उम्र में मैं थानेदार भी भर्ती हो गया। तो इसलिए अगले 35 साल तो कुछ और सोचा ही नहीं जॉब के अलावा। ना पुलिस की जॉब ही ऐसी हार्ड जॉब है कि उसमें कुछ सोचा नहीं जा सकता। तो फिर आपको पता है कि इंसिडेंट हुआ साइयाँ वाले में ऐसा था जब मेरी टांग पैरालाइज हुई एंड आई वाज ऑन द बेड सडनली। तो तब मैंने सोचा कि मैंने कुछ ना कुछ तो गिव बैक करते रहना माशरे को। तो फिर मैंने ये लिखना शुरू किया। पहले पढ़ा बहुत, किताबें सारी कलेक्ट की। बगैर पढ़े मैंने काम शुरू नहीं किया। मैं क्योंकि सारा यूरोप, सारा एशिया, सारा अफ्रीका पाँव से देखा है मैंने मिशंस के हिसाब से। तो फिर वो थोड़ा सा क्या कह लें, मेरा विजन ब्रॉड था। तो वो जब मैंने लिखना शुरू किया तो फिर मैंने कंपैरेटिवली लिखा बहुत सारा। इंग्लिश अदब पढ़ के, फ्रेंच अदब पढ़ के, रशियन, चाइनीज़, फिर मैंने लिखना शुरू किया। और ये भी खुशी वाली बात है कि फैसलाबाद में सबसे बड़ी लाइब्रेरी आपके घर में मौजूद है। बल्कि इसे मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की मैं समझता हूँ कि अब कलेक्शंस 2 ही रह गई जी। एक मेरे पास है और एक फारूक अहमद साहब अटलांटिस पब्लिकेशन वाले। हाँ जी, उनके पास 1947 से लेकर अब तक बच्चों के तमाम नावल, रसाइल। नहीं, 1947, 1920, उससे पहले 1916, उससे पहले क्या है। वाह वाह वाह। क्योंकि फिरोजन तो उससे पहले भी काम कर रहा था ना। सही। तो इनके पास कलेक्शन है पूरे घर में, और पूरे के घर की जो कई मंजिलें हैं ऊपर की वो सारी लाइब्रेरी में मुंतकिल हैं, और सारा स्टोर है उसमें तमाम बच्चों के रसाइल की भी फाइलें हैं। साल ब साल मैंने कर दिया जी। जिसका मुझे शौक है तालीम तरबियत इकट्ठे करने का, वो अल्लाह का करम है, वो मेरे भाई हैं, वो अटलांटिस पब्लिकेशन वाले फारूक साहब। तो उनको मैंने भी कुछ मैगजीन में जो है उनके पास बड़ी कलेक्शन थी, तो उन्होंने उनका प्रोफाइलिंग कर लिया है बेसिकली ये नेट पे। तो आपको ईच एंड एवरी तालीम तरबियत विच इज़ पब्लिश्ड इन पाकिस्तान, यू कैन हैव इट ऑन नेट, यू कैन सरफेस इट and you can get any story. Or if you want Ishtiyaq Ahmed for a whole, you can get Ishtiyaq Ahmed overall all his stories on the net. On the net. सही। तो ये किताबें आपने पूरा पाकिस्तान फिर के ढूंढी, जमा की हैं। मैं उनके पीछे भी एक कहानियाँ हैं। मेरी एक टांग नहीं थी एंड आई वाज इन सिवियर पेन। तो मैं बाथरूम नहीं जा सकता था, मैं पाँव के सारे बैठ नहीं सकता था। तो मैंने एक कमोड लेना, बेटे को साथ लेना, ड्राइवर को लेना एंड पुट सम मनी इन माय पॉकेट। तो किसी न किसी शहर में चले जाना, वहाँ पागलों की तरह
लोगों से पूछते रहना जी यहाँ को लाइब्रेरी तो नहीं, पुराने क्योंकि लाइब्रेरी तो वहाँ टूट रही थी। अच्छा, फिर मैंने सबसे पहले जो काम किया वो जितने आपके रेंज के 4 डिस्ट्रिक्ट्स, जंग, टोबा, चिन्नौट और फैसलाबाद, इनके जितने हायर सेकेंडरी स्कूल हैं उनकी लाइब्रेरीज मेंटेन करवाई सबसे पहले। वाह वाह वाह। अब जड़ावाला सिटी का मैं आपको बताता हूँ, जो हायर सेकेंडरी स्कूल है उसमें एक मेज़ रखा हुआ था बड़ा सा, उसमें जो किताबें थी अगर आप वहाँ 5 मिनट उस कमरे में ठहरे तो आपको दमा हो जाता। ओए होए। मतलब ये हालत थी, कभी किसी को वो दी नहीं तो वो मैंने ठीक करवाया। इस तरह मतलब शहर के बहुत से स्कूल हैं, आप जाएं ये जो है सरगोदा लाहौर रोड, ये बोले जुगी वाला जो स्कूल है, साइलस हॉस्पिटल, क्रिसेंट साइलस हॉस्पिटल के साथ वाला, मैं उधर गया हूँ तो वो दीमक चाट गया। उनके पास किताबें पढ़ी लेकिन वो आधी आधी किताब दरम्यान में से देख सकते हैं आप, तो वो इनकी केयर ही नहीं। तो ये फिर किताबें जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों से कई जगह से एक मिली, कहीं से 2, और मुझे खासा पागल में मशहूर हो गया। मतलब एक टांग मेरी साथ नहीं थी, मैं चल नहीं सकता था, तो हर इतवार को मैंने लाहौर जाना, ये जो पुराना बाज़ार लगता है पुरानी किताबें, इस असना में जब मैं लिखना शुरू किया तो मेरे ये पीछे पड़ गए ये जो क्रिटिक्स हैं, इन्होंने ये तो पुरानी किताबें ढूंढ के तो उनसे कोई कॉपी शॉपी करके लिखता है। मैं वो किताबें ढूंढ रहा था जिनकी हमें ज़रूरत थी या जिनको हमने रिकॉर्ड बनाना था, और उसके बाद हमें मिलनी नहीं थी। तो इस तरह के अफसाने हैं, लेकिन यह कि अल्लाह का शुक्र है आपकी हर किताब जो फिरोज सन्स ने छापी बच्चों की, शेर गुलाम अली एंड सन्स ने छापी, सनराइज पब्लिकेशन ने छापी, कुरैश पब्लिकेशन ने छापी, मकबूल एकेडमी ने छापी, ठीक है जी, बच्चों की दुनिया बुक डिपो ने छापी, ईच एंड एवरी बुक आई गॉट एट वन प्लेस। वाह वाह। तो ये बहुत अच्छी कलेक्शन है, बच्चों के लिए, काम करने वालों के लिए बड़ा ये काम है। जो भी यहाँ एमफिल के या पीएचडी के मुकाला जात लिखना चाहते हैं इस लिटरेचर के हवाले से, उनके लिए जनाब अहमद अदनान तारक साहब की खिदमत हैं। हाँ जी, ये सुनहरे दीप इसी का एक हिस्सा है जी। अब ये किताबें मेरे पास ना होती तो मैं इनको कैसे आप लोगों से इंट्रोड्यूस कराता जी। अब ये देख लें, ये सारी किताबें जो हैं, ये पिक्चर्स जो हैं, ये नीला तोता ऑल टाइम ग्रेट नावल है। वाह वाह वाह। तो इसमें भी एजुकेशन ही है, खानाबदोश बच्चा है, तो वो एक गांव में रह रहा है, उसका एक फादर दादी है, तो वो खानाबदोश फैमिली है, और वो एक रीछ है उनके पास, और एक वो अगर बकरा है तो वो तमाशे करते हैं। तो सडनली एक टीचर आता है वहाँ, वो बेसिकली अपनी उसकी कोई दुश्मनी होती है शुरू में, तो वो गांव छोड़ के चले गए होते हैं, उसको पहचानता कोई नहीं, को 50 साल पहले वो माइग्रेट कर देते। तो वो जब बंदा आता है तो उस बच्चे को देखता है कि वो रेजेस में है, और वो मतलब या नहीं, तो उसके पास एक नीला तोता होता है जो ये बच्चे को लुभाता है। वो फिर नीला तोता चोरी होता है, उनके पास एक नक्शा आता है, नक्शा जो है वो उसी हवेली होती है टीचर की, और ये उसमें रह रहे होते हैं क्योंकि इनके पास सर छुपाने की जगह नहीं होती। तो ये कैसे कोलैबोरेट करके वो टीचर जो है वो इसको पढ़ाता है सारी उम्र, फिर ये टीचर बन के ये स्टोरी लिखवाता है, और ये उसको जब नीला तोता तलाश, तो उस नीले तोते के साथ उनका एक पुराना ख़जाना जो है ना, वो दफन उसके फोर फादर्स का, वो उसको मिलता है, जिससे ये फिर दोनों कलेक्टिवली जो पूरे इलाके के बच्चे हैं वहाँ एक स्कूल बनता है, और वो एजुकेशन यही मैंने करना है। अब जब मैंने रिटायर होना है मैंने यही करना है, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना ही बच्चों को। नीला तोता यानी कि आपके पास फिर आ जाएगा नागफुन्नी के घर में। हाँ जी, आपकी जो नई किताब आ रही है भी दिखा दे हमारे सामने। नागफुन्नी के घर में चाहता तो मैं था कि 1-2 दिन ठहर के बताऊं, लेकिन ये बहुत खूबसूरत किताब मकतबा जदीद वालों ने छापी, और ये बड़ी मेहरबानी उनकी रामे साहब की, हसन रशीद रामे साहब, फूलों तितलियां। और इसमें सबसे मजे की बात यह है कि ये वो मेरी कहानी है जो फूलों, जिनके हीरो फूल हैं। तो जितनी भी मेरी स्टोरीज थी, सुर्ख नरगिस का फूल, जर्द गेंदे के फूल, आप लोगों ने पढ़ी भी हैं उनमें से, बारिश और गुलाब वगैरह, तो इनको एक जगह पे मैंने कर दिया। और ये ग्लिसराइड पेपर है, और कीमत इन्होंने बड़ी मुनासिब रखी है, 280 रुपये है जी। लेकिन आपको पता है कि ये आधी कीमत में मिल जाएगी, 140 की ये इस तरह की किताब मिलनी। और इसमें जो है वो आर्टिस्ट की बनाई तस्वीरें हैं, कंप्यूटराइज नहीं, आर्टिस्ट की बनाई। ये राबिया शेख की तस्वीरें हैं जो 9 साल की आर्टिस्ट हैं, तो बच्ची है वो मतलब अपने घर की कफील है। तो ये इतनी खूबसूरत तस्वीरें उन्होंने, हर कहानी के साथ एक 4 कलर की पिक्चर है, 20 कहानियाँ हैं और 20 ही 4 कलर की जो है, एक तरह के जो 20 टाइटल ही हैं। हाँ जी, 20 टाइटल है, 20 टाइटल इस किताब के हैं। इस तरह ये पीले रंग की शहनाई। बिल्कुल जी। तो ये बहुत खूबसूरत किताब है, इंशाल्लाह आप इसको एंजॉय करें। जी, अहमद अदनान तारक साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमें बहुत सारी बातें बताई हैं अपने अवार्ड के हवाले से, फिर कहानी वाला कलम के हवाले से, और फिर नागफुन्नी के सुनहरी अदीब के हवाले से।
और अभी जो रिसेंटली किताब अभी आई है बूढ़े बोने का चांदी सोना, ये भी आपको दिखाते हैं। नज़्मों की किताब है, बड़ी खूबसूरत बच्चों की शायरी, बूढ़े बोने का चांदी सोना। इसमें छोटी छोटी नज़में राइम्स हैं जिनको गाया जा सकता है, तरन्नम से, रिदम से पढ़ा जा सकता है, और बच्चे मिलकर एक कोर्स की शक्ल में भी इनको गा सकते हैं। जिस तरह आप वो सूफी तबस्सुम की नज़में आती थी, टूट बटूट ने खीर पकाई, बिल्कुल ऐसे ही थे। तो इसमें एक नज़म है जी कि वो कहाँ अब सांप रहा था, वाह 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 वाह, वो कहाँ अब सांप रहा था, वाह, वो तो थर थर कांप रहा था, हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह, नदी के बाहर पड़े थे अंडे, वाह, एक कछुआ उनको ढांप रहा, वाह वाह, ढांप रहा था, कछुए को मालूम नहीं था, वाह, कि छुपकर दुश्मन भांप रहा, वाह वाह, बड़े अच्छे काफी इस्तेमाल हुए, क्या बात। कछुए का एक यार था जिगरी, वाह, दुश्मन जिसका सांप रहा, बहुत अच्छे, कहानी भी साथ चल रही है, नजर भी चल रही है, और काफी भला सा एक खूब न्योला, वाह, सांप से लड़कर हाँप रहा, ओ हो, वाह वाह वाह, हाँप रहा था। ये देखिए कितने अच्छे काफी हैं, राइम्स हैं पूरी ये राइम्स वाकई जबरदस्त। एक लोमड़ी हराफा, लंबा सा एक जराफा, वाह, हिरनी छुपा के लाई, वाह, संदल सा मुश्क नाफा, बहुत अच्छे, भालू भर के लाया, बहुत अच्छे, शहद का लफाफा, शेर के थे बच्चे जिनमें हुआ इजाफा, बहुत अच्छे, बंदर भी गाता जाए हाथों में लेके साफा, बहुत अच्छे, क्या बात है। तो ये इस तरह की साफा, हराफा, जराफा, अजाफा, इस तरह के बड़े खूबसूरत राइम्स हैं, और काफ़ी बड़े अच्छे इस्तेमाल किए गए हैं। हमारी दुआ है कि आपका जो कलम है वो इसी तरह चलता रहे, कहानियों वाला कलम है, कहानियों वाला कलम चलता रहे, और नज़्मों वाला कलम, और अफसानों वाला कलम, और तज़किरों वाला कलम, ये बड़ी बरकत वाला कलम है, और जिसके हाथ में आ जाता है वही अहले कलम है। माशाल्लाह, हम बहुत शुक्रगुजार हैं जनाब अहमद अदनान तारक साहब के, कि उनकी गुफ्तगू इतनी दिलचस्प है कि दिल करता है कि सुबह तक बातें कहते जाए और हम सुनते चले जाएं। थैंक यू वेरी मच।